नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाऊंगा जिन्हें आप लोग जानते हैं। वो सोशल मीडिया में अभी सेंसेशन बने हुए हैं और पूरे कोडरमा जिले में, जो भी कोडरमा जिले के आसपास के लोग हैं, उन्हें जानने लगे हैं और वो रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रखे हैं, डॉक्टर कुमार सौरव के बारे में। सर, आपका हमारे इस प्रोफाइल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, आप डॉक्टरी पेशे से हैं और चूंकि आप अच्छा वेल सेटल्ड हैं, तो क्या जरूरी पड़ा हुआ है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने का? आराम से जिंदगी जिए, क्यों लेते हैं मूल झगड़ा इन लोगों से? अब बोला जाता है कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं ठीक है, तो जो मेरा एक चरित्र है वो आप चेंज नहीं कर सकते, या फिर मैं खुद चेंज नहीं कर सकता हूँ। मुझे आत्मसम्मान या फिर आप बोलिए मेरा अपना स्वाभिमान जो है वो बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे पहली बार हुआ है, ये मेरे साथ पूर्व में भी हो चुका है। मैं दिल्ली में था एक्चुअली, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में वर्क किया। देन आई वर्कड इन कस्तूरबा हॉस्पिटल, जामा मस्जिद के पास है। फिर दादा देव हॉस्पिटल जैसे मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किए वहाँ पे जाके। तो मेरी एक प्रॉब्लम है, वो छोटी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए, लेकिन कुछ ही लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब मैं उन हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो आई इजिली मिक्सअप, बहुत जल्दी मैं मिक्सअप हो जाता हूँ। लोगों के बीच में आप मिक्सअप हो जाते हैं? बहुत जल्दी हो जाता हूँ। छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, मैं किसी से भी मिक्स हो जाता हूँ, बहुत जल्दी हो जाता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि वहां पर भी कुछ चीजें हो रही थी जिसका कि मुझे लगा कि विरोध करना चाहिए। वहां पे एक केस था कस्तूरबा हॉस्पिटल का, ये केस मुझे बताना बहुत जरूरी है क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ हमारे झारखंड में नहीं है, ऐसा है। ये स्वास्थ्य सेवा का भ्रष्टाचार हो या किसी भी चीज का हो, ये व्यापक है, विश्व स्तरीय है, भारत ही नहीं विश्व प्रताड़ित। भ्रष्टाचार के चपेट में तो सभी कोई है और सभी कोई चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, और आपने सही मुहिम उठाया भी है, नो डाउट है। लेकिन इसमें सर सवाल उठता है कि आप जिस पेशे में हैं, और ये डॉक्टरी लाइन ऐसा है कि इसमें जो कॉमन पीपल का सेंटीमेंट है कि इन लोगों का कई तरीके से पैसा आता है, कई एमआर आते हैं, दवा दे जाते हैं, कमीशन होता है, कई नकली वो क्या कहते हैं बेसिन्स में वो जांच को डाल देते हैं और पैसा चार्ज करते हैं, बहुत सारी प्रश्न उठते हैं। तो आप ऑलरेडी इसमें थे और इसमें रह के इसके खिलाफ बोलना एक बहुत बड़ा मतलब हिम्मत की बात है। तो ये कैसे? दो चीजें बोली जाती है, बोला जाता है डॉक्टर भगवान है, तो सारे डॉक्टर्स के दिमाग में क्या बैठ गया है कि मैं गॉड बन चुका हूं, मैं ईश्वर हूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, भगवान है, अच्छी बात है, लोग दर्जा दे रहे हैं, लेकिन मेरा नजरिया डिफरेंट है। मैं क्या सोचता हूँ, जब भी मैं पेशेंट देख रहा होता हूँ, मैं सोचता हूँ पेशेंट मेरा भगवान है, बिल्कुल, वो मुझे कुछ सिखा के जा रहा है, समझ रहे हैं। तो उस हॉस्पिटल में कस्तूरबा में जब था तो एक महिला का सिजेरियन होना था, पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, एक होता है नेग्लिजेंस, एक होता है जानबूझकर भ्रष्टाचार की वजह से, गलती से हो गया, दैट्स अ डिफरेंट। बट आप जान रहे हैं कि वो सिजेरियन है, आप चीख रही है, चिल्ला रही है 7:30 बजे शाम में, और 1:30 बजे आप उसको ऑपरेट करते हैं और रात में मुझे बोलते हैं कि वो बच्चा नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज हुई थी वो मुझे झटका दिया कि क्या है। फिर मैं वहां पे भी बढ़ गया, बट इस चीज में मुझे पीड़ा तब हुई जब जो पेशेंट के रिलेटिव्स थे वो बैकआउट कर गए। तो ये आपका इतिहास रहा जो आपको प्रेरणा देता है कुछ करने के लिए। तो सर ये बताइए, आपका फिर यहाँ झुमरी तिलैया में आना हुआ, और चूंकि आपका मुख से मैं सुना हूँ सोशल मीडिया पे, चूंकि आप सेंसेशन बने हुए हैं, तो एक शब्द बोलते हैं कि जो सदर प्रशासन है जब रजगड़िया रोड में इंटर करता है तो सिर्फ पैसा का वसूली करने के लिए जाता है। ये किस बेस पे बोलते हैं? क्या आपके पास में कुछ एविडेंस है या फिर आप फिर और इसको हवा देना चाहते हैं? एविडेंस क्या, एविडेंस तो सारे दिख रहे हैं आपको, अभी 2 महीने से आप सारे घोटाले बाहर दिख रहे हैं आपको, ईच एंड एवरीथिंग। कोई ऐसा डिपार्टमेंट स्वास्थ्य का नहीं रहा जिसके घोटाले पेपर में नहीं आए हैं। 2 महीने में जननी शिशु सुरक्षा, आयुष्मान के दवा का 3rd, उसके बाद बंधियाकरण जैसे चीजों में, आयुष्मान प्रोत्साहन राशि में लिस्ट है मेरे पास। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आपने बहुत सारे चीजों रजगड़िया रोड आपने पूछा, तो रजगड़िया रोड इसलिए
क्योंकि वो डॉक्टर्स हब है। डॉक्टर साहब बिल्कुल। जो सिविल सर्जन होते हैं उनको वसूली अच्छा भी सर, वहीं से होती है। ये क्या इशू था? चलिए ये सब तो चीज है। अगर आयुष्मान भारत की बात करें तो आपने एक बात कहा है रेफरल, तो पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में रेफर करने की बात आ रही है। जी। तो ये क्या है? कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि रेफरल क्या होता है, रेफर करते हैं, कुछ लोग समझते भी हैं। और हमारे जो ये क्षेत्र है गांव से ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा इसको विशेष डिटेल्स में बताइए कि रेफरल क्या है और कैसे इसमें लोग ठगे जाते हैं। रेफरल को शुद्ध हिंदी में आपकी भाषा में अगर बोले तो दलाली बोलूंगा। ठीक है। पहले लोग किसी और चीज की दलाली करते थे, आजकल गरीब मरीजों की दलाली करने लगे हैं। पहला सदर हॉस्पिटल, फिर रजड़िया। सदर हॉस्पिटल की बात करता हूँ तो इन्होंने क्या किया, एक टाई अप कर लिया प्राइवेट हॉस्पिटल से, एमओयू कर लिया। बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, एमओयू। इन्होंने उसके साथ अनुबंध कर लिया कि हम आपको बुला करके पेशेंट दिखाएंगे। बात हुई थी पेशेंट सदर में आके देखने की, लेकिन इन्होंने क्या करने लगा, सदर के पर्चे पे ही अपने यहाँ रेफर करने लग गया। आयुष्मान के जितने पेशेंट होते थे इन्होंने सारे वहां रेफर करने। मैंने एक वर्ड यूज किया था, इसको बोलते हैं गरीब पेशेंट है स्मगलिंग करना। अच्छा। आइडियली क्योंकि यहाँ से आप वहां भेज रहे हैं, उसको बता रहे हैं आयुष्मान से सेवा होगी, वहां जाके 1.5 लाख 2 लाख 50,000 60,000 का बिल बन रहा है पैसे का। तो ये सिर्फ स्मगलिंग, एक तरह से आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो सर आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी खुलासे कर रहे हैं और इस पेशे में कई लोग होंगे, एक तो होगा नहीं, कई प्रशासन के लोग, हो सकता है कई लीडर्स भी होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो क्या उनसे आपको डर नहीं लगता है? बताया आपको कि नवंबर का 2019 का साल था। मैं लाइफ में बहुत कुछ ट्राई कर चुका हूँ, मेडिकल लाइन, नॉन मेडिकल लाइन, एवरीथिंग। तो एक फाइनेंशियल क्रंचेज आए थे मेरे पास, और लास्ट मोमेंट था 2019 का नवंबर, जब समय लगा कि यार कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, घर का सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है उस समय, आपके फ्रेंड्स नहीं वर्क कर रहे हैं। तो उस समय जब उस फेज को अगर आप निकल जाते हैं या कोई भी निकल जाता है तो उसके बाद भय खत्म हो जाता है, क्योंकि वो फेज एक डिप्रेसिव फेज होता है उस समय। सर आपका भय निकल चुका है, तो अब ये बताइए कि आपको जनता कैसे जाने, सोशल रिफॉर्मर, डॉक्टर या फिर नेता? आप है क्या? इन तीनों में से क्या जानेंगे? सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। बिल्कुल। मैं यहाँ पे कोई नेतागिरी करने नहीं आया था, मेरा कोई उद्देश्य नेतागिरी करने का नहीं था। सदर हॉस्पिटल में वर्क कर रहा था, गलत आरोप लगाया, भ्रष्टाचार वो खुद कर रहे थे, आरोप मुझे गलत लगाते हैं, मुझे नौकरी से निकाल देते हैं, फिर उसका एक FIR भी कर देते हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही, जिसका मैंने विरोध किया। पहले मैंने ये खुद के लिए किया, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मैंने खुद की लड़ाई की। लेकिन जब मैंने रियलाइज किया, जब ये सुने नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरे जैसे कितने युवाओं के साथ ये हो रहा होगा पूरे भारत में। ये तो सर फैक्ट है कि भ्रष्टाचार के बलि बहुत लोग चढ़ रहे हैं और उनके बारे में कोई खोजबीन नहीं हो रहा है। जो पकड़े जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आ रहा है, तो उनके बारे में 1-2 दिन चलता है मीडिया में और फिर वो गायब हो जाता है। और ये आप भी समझ रहे हैं और वो जो भ्रष्टाचारी है वो भी समझ रहे हैं कि अभी लोग हैं, थोड़ा बहुत कूदेंगे, हल्ला करेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। अब सर ये होता है कि चलिए, जिस तरह से आपका जो प्रोफाइल दिख रहा है और जो आपका तेवर दिख रहा है, थोड़ा माहौल को गर्म करते हैं। तो आपने एक शब्द बोला है कि नीरा है तो पीड़ा है, तो आप किस बेस में ये बोलते हैं कि नीरा है तो पीड़ा है? मैं झुमरी तिलैया का निवासी हूँ। बिल्कुल। मैं पला हूँ यहीं, बढ़ा हूँ यहीं पे, बीच में फिर दिल्ली में पढ़ाई के लिए गया, रहा वहाँ पे, मेरी हायर एजुकेशन उधर से हुई, बाहर से हुई है। तो जब मैं वापस आया तो मैंने जो एक झुमरी तिलैया को सोचा था कि सुंदर सा शहर हो जाना चाहिए था, वो 25-30 साल में भी नहीं हो पाया। आज भी मेरे यहाँ जब मैं, इतने सारे एपिसोड्स मेरे साथ हुए, तो मैं गांव में हर प्रखंड में जाने लगा, तो मुझे वहां जाकर के मिला कि मैडम आकर के वहां पे शिलान्यास करके गई हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। आपने अभी आपने एक वीडियो और डाला था, वो किसी निमाड़ी गांव का था। निमाड़ी गांव। तो उसमें वो सारा का सारा, वो पूरा बन के तैयार भी नहीं हुआ, वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया। तो भ्रष्टाचार तो दिखता है, और कोई आम जनता अगर उठाए भी तो इन नेताओं के चेहरे पे मतलब क्या जू भी नहीं रेंगता। तो ये फैक्ट है, और मैं पर्टिकुलर इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे नेताओं की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने चूंकि पर्टिकुलर नाम लिया है, नाम इसलिए लिया क्योंकि हमारे जिले का रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। यहाँ पे विपक्ष भी बैठा है, सत्ता पक्ष भी बैठा है। सत्ता पक्ष मेरी इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि वो भ्रष्टाचार में प्योरली लेफ्ट है। जब मेरा ही, जो जिसको मैंने सपोर्ट किया है, जिसको मैं आइडियल मानता हूँ,
तो मेरी एक उम्मीद थी कि वो मेरी बात को सुनेंगे। अब उनकी क्या प्रॉब्लम रही, पर्सनल प्रॉब्लम रही, जिस कारण से उन्होंने मुझे ही ब्लेम कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये तो मुझे दुखी किया ना। तो सर अगर ऐसा देखा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि सत्ताधारी किसी के ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं, कभी भी किसी के पाला में चल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे करते रहें तो आपके अपने लोग ही आपको हो सकता है किसी केस में, किसी और चीजों में फंसा दे, क्योंकि आपने पहले कह रखा है कि मेरे जान को खतरा है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आपने कह रखा है अपने वीडियो में, कई वीडियो में, तो मुझे मार दिया गया होता। आज आप डॉक्टर मोमिता की बात देख रहे हैं, शी इज नो मोर। हाँ बिल्कुल, ये एक रेप केस नहीं है, इट वॉज ए क्लियर केस अगेंस्ट भ्रष्टाचार, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें उजागर करनी थी, बट उससे डॉक्टर साहिबा से एक गलती हो गई, उन्होंने कल्प्रिट जो दोषी थे उनको पहले बता दिया कि भाई तुम्हारी पोल खोल दूंगी। उसको इतनी निर्दयी तरीके से मारा गया, फिर अंत में उसको रेप करवाया गया, एक्चुअली रेप करवाया गया, वो तो बहुत ही दर्दनाक रेप करवाया गया, जो उसको मरते हुए छोड़ दिया गया। तो सेम स्टोरी है, डॉक्टर मोमिता की स्टोरी हो या मेरी स्टोरी हो, पैरेलल स्टोरी है। वहां वो लड़की थी, यहाँ मैं लड़का हूं, अंतर कुछ नहीं है। वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी, उसकी मौत दर्दनाक हो गई। मैंने पहले ही मीडिया का सहारा ले लिया, सोशल मीडिया का सहारा ले लिया, टीवी 45 जाकर के मैंने अपना सारा एक्सप्रेस किया सर। तो आई मेड इट, मैंने एक पॉइंट क्लियर किया कि मैं खुद को पहले सेव करूं। सर जैसा कि मैं आपको अभी सुन पा रहा हूं जी, आप बोलते बहुत बढ़िया है, इसमें नो डाउट, एक प्रवक्ता की तरह अपनी बात को अच्छे से रखते हैं। तो कहीं ये भी तो कारण नहीं रहा कि हमको पॉलिटिक्स में जाना है, क्योंकि कभी कभी एक कीड़ा अंदर में रहता है, वो अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा होता है कि हमको पब्लिक के बीच में जाना है और कुछ मुद्दे को ढूंढना है। तो कहीं जानबूझ करके आप अपने आप को ये स्टंट तो नहीं कर रहे हैं पब्लिक में आने के लिए? या फिर दूसरा प्रश्न ये भी आपको उठता है कि अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप भी डॉक्टर साहब हैं और भी लोग डॉक्टर साहब थे जिनका आपने नाम लिया है कई लोगों का, तो आपका भी उसमें कुछ महत्वाकांक्षी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको फुलफिल नहीं कर पाए लोग, तो उसी के रोष में आप उतर गए हो इसके। मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, मेरी लाइफ बहुत सिंपल है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूं जो मेरे नाम को खराब करे। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कहा जाता है कि बाजार में हर कोई बिकता है, बस खरीदार होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको जो खरीदना चाहे हो उस लेवल के नहीं हो, अभी भी इंतजार हो। कैसे कोई भरोसा करे कि कल के डेट में अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सब कुछ चलता है, तो आप अभी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कल के डेट में जैसे अभी एक लाइव एग्जांपल ले रहा हूं और मैं बोल भी सकता हूं, अब उनका अपना पक्ष हो सकता है कि आप मनीष कश्यप को जानते हैं होंगे, वो गरीब गुरबा आम पब्लिक की पूरा बात करते थे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो या आरजेडी हो, सारे के खिलाफ बोलते थे। लेकिन जैसे वो इंटर किए बीजेपी में, अब उनसे वही प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें वो डिप्लोमेसी के साथ बात करते हैं। नहीं, मनीष भाई का आप अगर आप स्टेटमेंट यहाँ वाले में देखोगे या कहीं पे भी आप सुनते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैंने नीरा है पीड़ा है ऐसे ही नहीं बोला है, उसके पीछे एक लॉजिक है। मनीष मेरा नहीं है, मनीष जी का स्टेटमेंट है उनका, उन्होंने बोला 9 से 8 बजे तक एक दूसरे का पक्ष विपक्ष खेलते हैं अच्छा सत्ताधारी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मनीष मेरा कर ले, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मनीष भाई का स्टेटमेंट है कि 9 बजे से रात के 8 बजे तक एक दूसरे को गाली देते हैं, और लेकिन डिनर साथ में करते हैं। अभी मैंने एक मैडम का एक फोटो, मैडम से आप बात किया तो मैडम की बात करूंगा क्योंकि मेरा हक भी बनता है, क्योंकि मैंने उनको सपोर्ट। अभी सर आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों के जवाब। एक फोटो आया था हेमंत सोरेन जी के साथ, वो कुछ ज्ञापन लेके, हाँ जी बिल्कुल, आपने डाला भी था। अब उस ज्ञापन वाले फोटो में मुझे ऐसा नहीं लगा कि पक्ष और विपक्ष बैठा है, ठीक है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो हमारा विरोधाभास हो रहा था, या फिर अपनी जो इन्होंने जो इनकी इच्छा थी, अभी जो मैं सुन रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास बता रही है, इनकी इच्छा तो सांसद के चुनाव लड़ने की, यानी हमारी मैडम जब तैयार थी सांसद चुनाव लड़ने के लिए, तो इन्होंने भी कुछ पार्टीज को अप्रोच किया। ये ऑन रिकॉर्ड लोगों ने बोला है, पूरा लोग, अब इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इन्होंने नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर इन्होंने लिया तो मैं पार्टी से उम्मीद करता हूं कि ऐसे कैंडिडेट को कभी भी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलना चाहिए। सर एक चीज और, आप कहते हैं कि संघ से जुड़े हुए हैं और मोदी का परिवार आपका परिवार है, तो जब इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हो रही है, और चूंकि बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है, ये बात अलग है कि भ्रष्टाचारियों को फिर मिला लेती है
और टिकट देके फिर उनको जिता करके फिर सीएम भी बना देती है। तो अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा, बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्यों आपको बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है खुल के। अभी इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये मैडम को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बात की, मैंने डॉक्टर साहब का नाम भी बताया उनको, देन उन्होंने सीधा बोला कि हम इस पे नहीं सुन सकते हैं। अब ये तो मैडम का पाला है, सोचिए इतने सारे उजागर हो गए, आप यहीं पे हैं, आप यहीं के हैं, आपने सुना आयुष्मान का घोटाला उजागर करवा दिया, आपने सुना जननी शिशु सुरक्षा, यहाँ पे मर्द भी बच्चे डिलीवरी कर दिए हैं, एक महिला 12 बार प्रसव कर दे, 12 बार, यानी ऐसे ऐसे घोटाले। आप सोचिए सतगावा का जो एरिया, सतगावा को तो मैडम ने कभी कोडरमा के साथ टच ही नहीं होने दिया, वो हमारे जिले का पार्ट ही नहीं लगता है। जब मैं सतगावा गया, वहां पे एकदम विचक तरह की एरिया है, कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉपर, वहां पे हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है, वहां डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है, लोग मर जाते हैं आते आते तक। सर तो जो नेता होते हैं ना, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू भी है, जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ कि वो जानबूझ के ऐसी स्थिति क्रिएट रखते हैं कि जब आपके पास एजुकेशन कम रहेगा, समझ कम रहेगा, तो जो आप बोलेंगे तो उनको लगेगा कि मेरे पास भगवान आ गया है, बहुत जानकार व्यक्ति है, और उसी के सपोर्ट में रहेंगे। जब वो पढ़ लिख करके आगे आएंगे, चीजों को समझने लगेंगे, तो सवाल करेंगे। और लोकतंत्र में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आप सवाल करें, कोई भी सवाल कर सकता है। और सवाल ऐसा नहीं कि हम अगर पक्ष वाले हैं तो पक्ष वाले से नहीं करेंगे, वहां पे बैठा हुआ नेता चाहे किसी भी पक्ष विपक्ष का हो, वो सबके लिए उससे सवाल किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि आप सवाल करेंगे तो आपको देश विरोधी भी बता दिया जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, और ये फैक्ट है, हम माने या ना माने। तो सर आपके लिए दूसरा सवाल ये है कि आप जितनी बातें बोल रहे हैं, इसके लिए कोई एक्शन लिया है? और फिर वही कहेंगे कि अगर एक्शन लिया है तो क्या एक्शन लिया है, और नहीं तो फिर ये एक स्टंट है और सोशल मीडिया सेंसेशन है। सीरियसली अब एक्शन लिया है, आप तो देख रहे हैं 7 महीने हो गए इस चीज नहीं, को। जैसे कोई एफआईआर दर्ज कराया हो? मैं बता रहा हूँ, हाँ। 7 महीने हुए। मैंने प्रीवियसली 5 फरवरी को, 10 फरवरी को मुझे इन लोगों ने टर्मिनेट किया, एफआईआर किया। मैंने 5 फरवरी को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया था। इनके सारे कारनामे मैंने ड्यूटी में रहते हुए, यानी वर्किंग होते हुए मैंने किया था एक्सपोज। तो कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकता है कि नौकरी जाने के बाद मैं ये स्टंट कर रहा हूँ। तो स्टंट का कोई जरूरत नहीं है, यानी मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे मेरी नौकरी चली जाती है। अगर मुझे पैसे का ही लालच होता, मैं अपनी नौकरी क्यों जाने दूंगा? मैं तो साठगांठ कर लेता ना। बट मैंने पहले विरोध किया, क्यों? क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। फिर इन लोगों ने गलत तरीके से निकाला, मैंने एफआईआर किया। फिर इन लोगों ने एक हॉस्पिटल होटल में सीएमए में बुलाया, वहां पे मुझे बेइज्जत किया, उसका भी एफआईआर किया। बिल्कुल, वो तिलैया थाना ने, तिलैया थाने ने, सबसे बड़ी बात सोचिए, मैं डॉक्टर हूँ, आज की डेट में आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया सेंसेशन हूँ, आप बोल रहे हैं, अगर मैं हूं तब भी तिलैया थाना प्रभारी ने मेरे एफआईआर को दर्ज नहीं किया। जब मेरा नहीं किया तो आप सोच सकते हैं जिले के गरीब गुरबा जितने लोग होंगे, जो अनपढ़ होंगे, जिनके पास लाचारी होगी, उसका क्या होता होगा। तो अब आपको क्या कहें, नेता डॉक्टर या फिर और कुछ, या फिर आप नेता बनना चाहते हैं? मैंने अपना नाम रख लिया है। अब ये नाम किसी को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, मैंने अपना नाम रखा है रंगबाज डॉक्टर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा तो। ठीक है, रंगबाज डॉक्टर इसलिए रखा है क्योंकि अब सुधार करना पड़ेगा। जो मेडिकल फील्ड में जो हमारे नाम पे जो एक काला प्रश्न चिन्ह लग रहा है, आज ही एक माहौल हुआ है, सदर हजारीबाग की बात है, माता की मृत्यु हो जाती है सिजेरियन में। आप सोचिए सिजेरियन हम क्यों कराने जाते हैं? महिला भी ठीक रहे, जच्चा बच्चा दोनों सेफ रहे। सर सिंपल सा ये तो ठीक है, आप डॉक्टर लाइन पे हैं, डॉक्टरी लाइन से हैं, तो इन सब चीजों को भली भांति समझते हैं। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे। बिल्कुल। अब जब मैं ये सारी चीजें, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले डीसी को इन्फॉर्म किया कि ऐसी चीजें हो रही हैं, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, ऊपर से मुझे ही नौकरी से निकलवा दिया। देन आई वेंट टू नीरा मैडम के पास गया, मैंने उनसे भी गुहार लगाई, मैडम गलत हुआ मेरे साथ, फिर उसके बाद वीरेंद्र पांडे जेएमएम के, यानी मैंने पक्ष विपक्ष दोनों, क्योंकि मैं तो उस समय न्यूट्रल था ना, मैं तो राजनेता बनने नहीं आया था। बिल्कुल, इन नेताओं ने मुझे अब नेता बनने के लिए हो सकता है कि डेस्टिनी आपको ला रहा हो, मैं भी प्रारब्ध हो, अंत भी उधर हो जाए कहीं जाके। तो अब आप क्या चेंज करेंगे? मैं सब एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी अच्छे व्यक्ति को इतना मत तंग कीजिए कि वो उग्र हो जाए और पूरे सिस्टम से लड़ जाए। मैं ये प्रूव करने के लिए लड़ रहा हूँ आज कि क्योंकि आज देश के युवाओं को लगता है कि सरकार से आप लड़ नहीं सकते, किसी डीसी के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। मैं दिखा रहा हूँ अगर आप सही हैं, सत्य है, सब चीज है। तो सर ये तो बात सत्य है
7 कि महीने हो अभी गए, कुछ आपने नहीं कर पाए। आपने आईएमए से भी लोहा ले रखा है। दूसरी बात है मीरा मैडम जो लोकल अभी विधायक है यहाँ का, उसके बाद में और भी जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं और कई डॉक्टर्स हैं जिनका आपने नाम लिया है, तो सीधे सीधे आपने सबसे लोहा ले रखा है। तो इतनी लोहा कहाँ रखेंगे आप? घर बनाने का चिंता है क्या? अब आपने बोला मोदी का परिवार, तो मैं मोदी अंधभक्त हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। और मेरे मोदी जी ने 15 अगस्त को एक स्टेटमेंट दिया, मैं उनके स्टेटमेंट को पकड़ता हूँ एक्चुअली बहुत जल्दी और उसको अपने ऊपर लगा लेता हूँ, दिल से लगा लेता हूँ ना, थोड़ा मोदी अंधभक्त है। तो मोदी जी ने बोला वो लगभग 1 लाख युवाओं को लाएंगे देश से, जिनको सरपंच बनाएंगे, मुखिया बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो आपको इसी का लालच है कि अब लालच नहीं है। हाँ। अब ये जो चीज उन्होंने बोला, मैं सोच रहा हूँ इस पे बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। मोदी जी से उम्मीद करूंगा कि एक टिकट यहाँ के कोडरमा जिला से मुझे दे दे, और उसके बाद ये जो उन्होंने बोला है ना, सिर्फ अगर कुछ लोग बोलते हैं जुमलेबाजी है, तो अगर ये जुमलेबाजी है तो वो प्रूव कर दे कि यहाँ से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो आप सीधे सीधे दर्शकों के मैं मांग रहा हूँ, हाँ सीधे सीधे दर्शकों के सामने मोदी जी से मांगिए आप क्या मांगते हैं। बिल्कुल मोदी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि एक मौका देश के उन युवाओं को मिलना चाहिए, मेरे जैसे आज लाखों युवा हैं। उन युवाओं को नहीं, सीधे सीधे डॉक्टर कुमार सौरभ को ये कहना चाह रहे हैं। कोडरमा से मैं उम्मीद नहीं करता हूं, मैं पूरी आशा कर रहा हूं कि इस बार टिकट दिया जाए, ताकि यहाँ के सारे भ्रष्टाचारी, क्योंकि बहुत अच्छा मामला अभी यहाँ पे आज सुबह मैंने देखा कि एक स्कूल में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन हमारा विधायक नहीं बोलता है सर, इसमें पार्टी भी नहीं बोलती है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो कन्वर्जन की अगर बात करें तो भले पार्टी बात करती है हिंदुत्व की, लेकिन सबसे ज्यादा धर्मांतरण इसी राज्य में हो रहे हैं। दूसरी बात है कि जब धर्मांतरण शुरू होता है तो ये लोग भी इधर बैक में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जगह पे साइलेंट हो जाएंगे। और मैं बहुत ऐसे बीजेपीएंस को जानता हूं जो बॉडी पे तिलक लगा देंगे, व्हाइट कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन अगर माइंड सेट उनका देखिए तो पूरी तरह से विदेशीकरण हो रखा है, मिशनरी वाला माइंड सेट है। इसमें एक ही चीज का दोष है, मैं जो समझ रहा हूँ, ये जो बीजेपी में जो हमारे यहाँ बाहरीकरण के जो लोग आ रहे हैं दूसरी विचारधारा के लिए, आपने बोला बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व की है, लेकिन जो बाहर से आते हैं आप उनका डीएनए चेंज नहीं कर सकते। कोडरमा तो क्या मोदी जी को ये समझ में नहीं आता? अगर मोदी जी वही आ गई ना, नहीं तो जनता को मोदी जी करना होगा। नहीं, जनता नहीं, मोदी जी कोई मतलब ऐसे अभी इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो वो तो देख करके वो तो खुद ही कहते हैं कि मेरा जन्म ही बायोलॉजिकली नहीं हुआ, अवतारी अपने आप को बता रहे हैं, तो उनको तो बताना पड़ेगा ना कि हम चीजों को समझ रहे हैं। देखिए अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसीलिए वो उनका उससे मुझे कोई, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की आपसे मैं कोडरमा की बात कर रहा हूँ। कोडरमा में हर एक व्यक्ति को अपनी कास्ट का लीडर चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ ये है, जनता आज, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, पहले से हमारी मीरा मैडम है। दूसरी बात है अगर आरजेडी की बात करें तो वहां से बबलू चौधरी और अमिताभ उनका नाम, हाँ वो भी है। और इधर अगर देखें तो पिछली बार जो तीसरे नंबर पर रही थी ये शालिनी गुप्ता मैडम थी। तो ऑलरेडी ये लोग धरातल पे पहले से एग्जिस्ट करती हैं और इनका कार्यकाल भी रहा है और लोगों के साथ में इनका पकड़ है। तो आप एकदम डॉक्टरी लाइन से उठ करके गांव में, सुदूर क्षेत्रों में कैसे जुड़ेंगे लोगों को? मैं तो कैसे अपनी बात को रखेंगे? पहली बात तो मैं इन तीनों से अपना कंपेयर नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? आपने बबलू चौधरी भैया की बात की, वो पूरे 4.5 साल कहीं दिखे ही नहीं, 60,000 वोट लेके आए, गायब। तो राजद का कहीं नहीं, राजद का इतिहास है, राजद का भी यहाँ पे शासनकाल रहा, फिर उसके बाद 10 वर्ष मीरा मैडम का रहा, यानी कि ये यादव कम्युनिटी के लीडर हमारे यहाँ रहे जिले में। लेकिन फिर भी आज एक यादव का समारोह भवन भी नहीं बना है। जो बेसिक चीज एक समाज के लिए जरूरत होती है, सिर्फ यादव नहीं और भी जाति के लोग हैं, उनका भी नहीं बना है। तो जब ये बेसिक चीज ये अपनी जाति के लोगों को नहीं दे पाए हैं, यानी एक चीज क्लियर है, इन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा है। आप उनकी ईडी से जांच करवाइए, इन पे जांच बैठनी चाहिए कि जो आप और हम 10-15 साल में हमारा भविष्य नहीं बदल पाया, हम पूरी फैमिली मेरी सरकारी सेवा में रही है, सरकारी सैलरी उठाई है, हम आज करोड़पति नहीं बन पाए हैं। ऐसा क्या इन लोगों ने किया इतने वर्षों में, 20, 25, 30 साल में, कि ये 200 करोड़ 500 करोड़ की संपत्ति लेके बैठे हैं? बिल्कुल सर, चलते चलते आपसे यह भी पूछना चाहेंगे कि अगर आपको
टिकट मिल जाता है। ये एक इमेजिनेशन है, कल्पना कर सकते हैं मनुष्य अपन तो अगर आपने टिकट पा लेते हैं, ठीक है, और अगर आप विजयी भी हो जाते हैं तो आपका विजन और मिशन क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि 30 सालों में भी आज भी हमारा चुनावी मुद्दा इन नेताओं ने बना के रख दिया है, रोटी कपड़ा मकान रोजगार। हम अबरक नगरी से बिलोंग करते हैं। एक समय ये जो कोडरमा आप देख रहे हैं, कोडरमा से करोड़ों का बिजनेस हुआ करता था। आज अबरक बंद है, डिबरा बंद है, पत्थर बंद है। मेरा पहला फोकस रोजगार होगा, क्योंकि यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं और उसके बाद हमारे सो कॉल्ड नेता बोलते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं का वोट ज्यादा है। शर्मनाक है, क्योंकि पुरुष तो कहीं और जाके रोजी रोटी कर रहा है, तो महिलाएं ही ज्यादा दिखेंगी ना आपके यहाँ। सर आप शादी कब कर रहे हैं? अब सोच रहा हूँ कि एक बार विधानसभा के दर्शन कर लिए जाएं, क्योंकि अभी जो आप वहां जब मैं पहुंचा, मैं देखा वहां पे नेताओं को किस तरह से आचरण है, वहां पे किस तरह से एक ऑफिसर का आचरण है। तो ये जगह है जहां जाके थोड़ी तो मैं चेंजेस ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ये भी क्लियर है कि उस जगह पे बड़ी बड़ी मछलियां हैं। मैं इसलिए आपको जानना चाह रहा हूँ, वो फ्यूचर की बात। अभी आपने शादी नहीं करी है, अभी आपके अंदर में जोश खरोश है, कहीं शादी कर लेंगे तो पैसे की लालच ना बढ़ जाए, फिर पद कुर्सी प्रतिष्ठा की, क्योंकि कहा जाता है कोई नाम दीवाना, कोई चाम दीवाना, कोई ताली दीवाना, जो फैक्ट्स है, क्योंकि जो समाज में देखा जाता है। तो आगे चल करके, क्योंकि ये टोटल है थॉट पैटर्न, ये कब किसका मन धोखा दे दे और कौन सा रास्ता अपना ले। प्रकरण को आपको मैंने बताया, तो वो भी मेरे आत्मसम्मान से जुड़ा। आप पे विश्वास कैसे करे? विश्वास तो करना पड़ेगा। अच्छा। विश्वास तो करना। आप जब इन जैसे दरिंदों पे विश्वास कर सकते हैं, उनको आप 30-30 वर्ष दे सकते हैं, तो एक बार 5 वर्ष का मौका तो दिया ही जा सकता है, फिर आप गिरा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार आप गांव तक कैसे पहुंचेंगे? आपने यहाँ के गांव की स्थिति देखी है? जिस गांव की मैं बात किया, निमाड़ी की, मैं आपको बता दूं, उस गांव में जो पानी निकालते हैं लोग, अभी भी चुआ कहा जाता है, मैं गया वहां खोद करके पानी निकालते हैं और उस पानी को ले जाते हैं। गांव है, बताता मैं जब वहां गया, एक उचली नीमाडी है, एक निचला नीमाडी। हाँ, नीचा जो नदी के किनारे वाला किनारे है, और क्या बोलते हैं, तो वहां गए तो रेत में गड्ढा करके वहां बोल रहे हैं, जिससे वहां से महिलाएं पानी निकाल रही। और इन बरसात के दिनों में उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज तक एक चापाकल वहां नहीं गलवाया गया। और सर वो जो पानी का वो जो बन रहा था मीनार, वो भी ध्वस्त हो गया। पानी गिरा, उसके नीचे हम लोगों ने वीडियो शूट किया है। भगवान न करे उसी दिन गिर गया होता तो मैं आपके सामने। और वो बन के भी मीनार तैयार नहीं हुआ और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अभी जो आप ये मेगातरी वाला जो डैम का आप देख रहे हैं, टूट गया, बाढ़ आ गया वहां पे, क्या कहेंगे? कई घर बेघर हो गए, कई घर बेघर हो गए, कितनी बकरियां चली गई, लोगों का रोजगार था वो। आप सोचिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कितना बड़ा घोटाला है कि वो डैम तक को मजबूती से नहीं बना पाए। सर ये और उसी मेगातरी के पास एक तारा घाटी जगह है, वहां की आप सुनेंगे। तो मैं गया था, अभी मैं हर जगह भ्रमण कर रहा हूँ। जो लोग बोल रहे हैं कि मैं धरातल पे नहीं हूँ, मैं धरातल पे अपने कार्य कर रहा हूँ। तारा घाटी गया, वहां एक कुआं है और पहाड़ से पानी गिरता है, उस पानी को लोग पी रहे हैं और कम से कम 65 घर यानी 300 से ज्यादा लोग हैं उस पानी को पी रहे हैं। उस गांव में नहीं है टीडीएस डोज, डॉक्टर्स बोल रहे हैं टीडीएस, सुबह दोपहर शाम टीडीएस डोज में वहां पे महिलाएं आती है पानी लेने के लिए, रात में नंबर लगाती है। महिला का वीडियो है जिसमें महिला बोलती है, यहाँ से जितने ट्रक वाले गाड़ी वाले गुजरते हैं हमें गंदी नजर से देखते हैं, गंदी गंदी अभद्र बातें करते हैं। सर बहुत बातचीत हो गई आपसे, अब चलते चलते सिर्फ आप एज ए डॉक्टर कुछ सजेशन दे दीजिए युवाओं को, कुछ माताओं को, बहुत ज्यादा लंबे शब्दों में नहीं, कम शब्दों में कि उनको क्या करना चाहिए। वो हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है, लाइफ उनका कैसे लीड हो अपने लिए। हेल्थ से रिलेटेड पहला टिप देना चाहूंगा कि आप डायरेक्टली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले आप जनरल फिजिशियन के पास जाइए। लोगों को क्या हो गया, पेट दर्द है सर्जन, माथा दर्द है न्यूरो, हड्डी दर्द है हड्डी वाले। बिल्कुल ये नहीं करना है, यही ट्रैप है, ये ट्रैप है, आपको ऑपरेट कर दिया जाएगा। गलत बच्चेदानी। तो भाइयों आप सुन सकते हैं, डॉक्टर साहब खुद इसी पेशे से हैं, आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, न्यूरो की कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले किसी फिजिशियन से मिले, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स की कमी होती है जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन वाले अच्छा से इसको ठीक कर सकते हैं, जानते हैं। और आप सीधे सीधे चल जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास,
उसके बाद आपको बड़े लंबे चौड़े खर्चे बता दिए जाते हैं, जांच बता दिए जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि हम तो बीमार ही हैं। हमारा बॉडी ऐसा बना हुआ है कि प्राकृतिक से ही वो रिकवरी कर लेता है। अगर आप फियर रहित हैं, डर रहित हैं, तो और नींद आपकी अच्छी आती है, तो आधा से ज्यादा 95% बीमारी से आप और पॉजिटिव सोचते हैं। तो ऐसी कुछ है, और ढेरों अभी हमने बात की है सर से। युवाओं को एक संदेश मैं देना चाहूंगा। आपने बोला युवा, तभी मैं बोलना चाहूंगा, मैं फिर से दोबारा मैंने बोला है ये बात, युवाओं को आज एक चीज समझना है, आपके साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना हो रही है, किसी भी तरह का शोषण हो रहा है, शारीरिक मानसिक, आप किसी को बताइए, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। मेरी जितनी, अगर आप युवा भाई बहन युवती कोई भी हो, किसी भी तरह की प्रताड़ना आपके साथ हो रही है, तो आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर के रूप में, भाई के रूप में, या फिर सोशल रिफॉर्मर के बारे में, रिफॉर्मर के रूप में। ये खुद नहीं कहेंगे, लेकिन इनका जो कार्यकलाप है वो इन्हीं सब सेक्टर में मुझे जैसा जान पड़ता है। बाकी इनका तो डॉक्टर का पेशा है ही। और फिर चलते चलते इतना ही कहेंगे कि सर आप शादी कर लेंगे तो बदल तो नहीं जाएंगे? नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है, लेकिन सर इसमें कुछ चीजें चेंज भी होती है कभी कभी। मैंने अपने बैंक में खुद जाके सिग्नेचर चेंज करवाया। उसका एक बहुत बड़ा रहस्य है कि क्यों कहा गया सिग्नेचर एंड नेचर कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब है कि जो आपने वहां पर लिखा है वही सिग्नेचर चाहिए, और अगर आपने वहां चेंज कर दिया तो फिर वो चेंज वाला सिग्नेचर कर सकते हैं। अभी तक तो नहीं किया है सिग्नेचर चेंज में। तो आशा करेंगे, मेरी आइडेंटिटी वही है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपकी मुहिम बहुत अच्छी है। ईश्वर से प्रे करेंगे कि आप इसमें सफल हो और जनता का भी भला हो, और जितने भी लोग हैं जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं उनके घर परिवार वालों को खुशी मिल सके। अगर थोड़ा सा भी उनको खुशी मिलता है, आप तो सोचिए कि मेरी जगह कोई एक ऐसा नौजवान होता है जिसकी रोजी रोटी, ये आप जो क्लिनिक देख रहे हैं, मेरा लैब देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, जिसकी रोजी रोटी उसी सदर से चलती होती, और उसको निकाल दिया गया तो वो डिप्रेशन में जाता, अगर सुसाइड कर लेता या उसका मर्डर करवा दिया जाता, जैसे डॉक्टर मोमिता का किया गया है, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता। मैं युवाओं को इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आवाज उठाइए, सोशल मीडिया है, हर जगह है। आज 2024 में हम 1996 के बिहार के एरा में नहीं है कि आपको मौन करा दिया जाएगा। अगर आप सही तरीके से जाते हैं तो। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर इनके विपक्ष वाले देख रहे हो, जाहिर सी बात है इनके अनुसार बहुत सारे डॉक्टर्स और इनके विपक्ष वाले जो इनसे खफा रहते हैं जरूर देखते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप भी अपनी पक्ष रख सकते हैं, और मैं नंबर नीचे दे दूंगा, कॉल करिएगा। सर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मैं आपसे और मिलता रहूंगा। कभी कभी हेल्थ का जब मैं अगर कोई प्रोग्राम चलाऊं तो उसमें कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी, केवल जैसे कैसे रहना, कैसे खाना, क्या हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, एक एक डिजीज को भी लेकर के बात कर सकते हैं अपन। ठीक है, फिर मिलते हैं नए चेहरे के साथ में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।